नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल रोबाफ एजुकेशन पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं पवन त्रिपाठी। हम जूलॉजी में बात कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और यूपी पीजीटी के लिए। तो यूपी पीजीटी और आरपीएससी के लिए हम पढ़ रहे थे अकशेरुक प्राणियों का वर्गीकरण। तो अकशेरुक प्राणियों के वर्गीकरण में हम आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे जगत सिद्धांत, जिसे हम किंगडम कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि धरती पर कई सारे प्रकार के सजीव हैं और उन सजीवों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। इतने सारे सजीव होने के कारण से हम उनको एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते, इसीलिए जगत सिद्धांत परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। और जगत सिद्धांत के आधार पर हम देखें तो धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनको अलग अलग जगतों के आधार पर बांटा गया है, जिनमें से जगत सिद्धांत हमारा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जिसे वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत कहा जाता है। चलिए, तो हम बात करते हैं जगत सिद्धांत के बारे में, जिनमें से पहला है अपना नंबर फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं टू किंगडम कॉन्सेप्ट, दो जगत सिद्धांत। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने समस्त सजीवों को दो जगतों में बांटा था। कैरोलस लीनियस ने पोषण के आधार पर दो जगतों की स्थापना की थी, जिनमें एक थे आपके प्लांटी और दूसरे हैं अपने एनिमेलिया। इसे पादप जगत कहते हैं और इसे जंतु जगत कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने पोषण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के आधार पर दो जगतों की स्थापना की थी, जिनमें से पहला है आपका पादप जगत और दूसरा है अपना जंतु जगत। अब हम बात करते हैं पादप जगतों के बारे में। प्लांटी किंगडम के अंतर्गत स्वपोषी सजीवों को रखा गया है। स्वपोषी सजीवों को, यानी कि ऑटोट्रॉफिक सजीवों को रखा गया है, जबकि एनिमेलिया किंगडम में विषम पोषी सजीव रखे गए हैं। विषम पोषी सजीवों को रखा गया है, जिन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो कैरोलस लीनियस ने दो जगत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार पोषण के आधार पर सजीवों को दो जगतों में बांटा गया, एक तो स्वपोषी और दूसरे हमारे विषम पोषी। जो स्वपोषी होते हैं उनके अंदर समस्त पादपों को रखा गया है और जो विषम पोषी होते हैं उनके अंदर समस्त जंतुओं को रखा गया है। पादपों स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे सजीवों से पोषण प्राप्त नहीं करते। अर्थात वे सजीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, केवल उन्हें ही हम स्वपोषी सजीव मानते हैं। अगर कोई भी सजीव अन्य दूसरे कार्बनिक पदार्थों से या अन्य किसी दूसरे सजीव से पोषण प्राप्त करता है तो उन्हें हम विषम पोषी सजीव कहते हैं। तो कैरोलस लीनियस ने पोषण के आधार पर दो जगत बनाए थे, जिनमें से एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर स्वपोषी सजीव रखे गए हैं, जबकि एनिमेलिया के अंदर विषम पोषी सजीवों को रखा गया है।
अब बात करते हैं पादप जगत के अंदर कौन कौन से उदाहरण शामिल किए गए हैं। तो कैरोलस लीनियस ने पादप जगत के अंतर्गत सबसे पहला उदाहरण रखा था हमारा बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु के नाम से जानते हैं। दूसरा उदाहरण लगा था हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरे शैवालें, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरे शैवालें, जिनको प्रेजेंट में साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया। तीसरे हमारे शामिल किए गए इसमें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, जिन्हें हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिन्हें माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है, और इन्हें धरती की सबसे छोटी कोशिका का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ इस जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, जो कि एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक से तात्पर्य है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जबकि वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो पहला उदाहरण इसमें शामिल किया गया था बैक्टीरिया, दूसरा नील हरे शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया, तीसरा माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ। कोशिका की संख्या के आधार पर बात करें तो ये तीनों ही एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, अतः ये तीनों की तीनों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, कैरोलस लीनियस ने प्लांटी जगत के अंदर अगला उदाहरण हमारा शामिल किया था, जिसका नाम है एल्गी, शैवाल। उसके बाद फंजाई, कवक, उसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिन्हें जीव जगत का, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा पादपों को, क्योंकि ये उगते तो ज़मीन पर हैं लेकिन निषेचन के लिए ये जल पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइटा, टेरस का मतलब होता है पंख और फाइटोन का मतलब होता है पादप, अर्थात ऐसे पादप जिनकी पत्तियां पंखों की तरह दिखाई देती हैं टेरिडोफाइटा कहलाते हैं। उसके बाद है अपने जिम्नोस्पर्म, इन्हें हम अनावृत बीजीय पादपों के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म, जिन्हें हम आवृत बीजीय पादप या धरती के सबसे विकसित संवहनी वेस्कुलर पादपों के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैरोलस लीनियस ने दो जगत सिद्धांत के अंतर्गत पोषण के आधार पर समस्त सजीवों को दो जगतों में बांटा था। एक तो पादप जगत यानी कि प्लांटी, और दूसरा एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। पादप जगत के अंदर समस्त स्वपोषियों को रखा गया है, जबकि एनिमेलिया के अंदर विषम पोषियों को रखा गया है। विषम पोषियों के अंदर समस्त जंतुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज,
एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन समस्त सजीवों को जो कि विषमपोषी होते हैं, दूसरे सजीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, उन सबको एनिमेलिया किंगडम के अंदर रखा गया है। लेकिन ये जो जगत सिद्धांत है ज़्यादा लंबे समय चला नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि इसमें कई सारे अपवाद हैं, कई सारी कमियां हैं। जैसे कि हम बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकाश संश्लेषी और दूसरे हमारे रसायन संश्लेषी। होने को तो दोनों ही स्वपोषी हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे परजीवी या सहजीवी या सहभोजी प्रकार के भी होते हैं, जिनमें विषम प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो सीधी सी बात है, इसमें कई सारी कमियां होने की वजह से पहली कमी तो यही है कि कुछ जीवाणु हमारे ऐसे भी होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, तो उन्होंने कैरोलस लिनियस ने उनको भी स्वपोषी सजीवों के साथ रख दिया, यानी कि प्लांटिक किंगडम के अंदर रख दिया। नीलहरित शैवालों की बात करें तो नीलहरित शैवालें प्रकाश संश्लेषण तो कर सकती हैं, लेकिन ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। माइकोप्लाज्मा हमारा परजीवी प्रकार का होता है, जबकि इनमें स्वपोषी प्रकार का पोषण नहीं पाया था, लेकिन फिर भी इसको प्लांटिक किंगडम के अंदर रखा गया था। फंजाई हमारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी पादप होते हैं। ध्यान से सुने, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी पादप। तो सीधी सी बात है, ये विषमपोषी हैं तो इसके अंदर नहीं होने चाहिए थे, इनको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये पादप होते हैं। फिर भी इनको स्वपोषी पादपों के साथ रखा गया, क्योंकि वर्गीकरण का आधार पोषण को माना गया है। तो इसके आधार पर इसकी स्थापना यहाँ नहीं बल्कि एनिमेलिया जगत के अंदर होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि प्रकार क्या लिया गया है? पोषण। बाकी के हमारे जो ब्रायोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं, ये सारे के सारे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये स्वपोषी होते हैं और इन्हें पादप जगत के अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं एनिमेलिया किंगडम में। तो एनिमेलिया किंगडम में हमने देखा कि इसके अंदर विषमपोषी सजीवों को रखा गया है और पादपों के अंदर स्वपोषी सजीवों को रखा गया था। तो विषमपोषी सजीवों की बात करें तो प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोजोआ की जब हम बात करते हैं तो प्रोटोजोआ की खास बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोटोजोआ प्राणी हमारे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, जबकि अन्य सभी उदाहरण अगर हम देखें तो ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकार के हैं। तो इनमें कोशिका के आद संख्या और कोशिका के प्रकार के आधार पर कोई भी वर्गीकरण या कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इस वर्गीकरण में कई सारी कमियां हमने अभी आपको बताई थी और उन्हीं कमियों की वजह से ये वर्गीकरण ज़्यादा लंबा चला नहीं। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने दो जगत सिद्धांत को तीन जगत सिद्धांत में बदल दिया और इन्होंने वर्गीकरण का आधार पोषण के साथ साथ कोशिकाओं की संख्या और कोशिका का प्रकार को भी वर्गीकरण का आधार माना है। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया कि निम्न तीन कुंजी लक्षणों के आधार पर की कैरेक्टर्स के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कुंजी लक्षण उन लक्षणों को कहते हैं जो कि वर्गीकरण के आधारी लक्षण कहलाते हैं और इनका कोई अपवाद
नहीं होता। वर्गीकरण के कुंजी लक्षण कहलाते हैं, जैसे नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या, तथा टाइप ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार। दूसरा कुंजी लक्षण लिया था इन्होंने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण। तो कोशिकाओं की संख्या, कोशिका का प्रकार और पोषण के आधार पर समस्त सजीवों को इन्होंने 3 जगतों में बांटा था और एक नए जगत की स्थापना की थी और उसका नाम है प्रोटिस्टा। तो अर्नेस्ट हैकल के अनुसार समस्त सजीवों को 3 जगतों में बांटा गया है। सॉरी, जिनमें से सबसे पहला जगत है हमारा प्रोटिस्टा, दूसरा जगत है हमारा प्लांटी और तीसरा जगत है हमारा एनीमेलिया। तो 3 जगतों में इसको बांटा गया है। तीन जगतों में, 3 किंगडम्स में इसको डिवाइड किया गया है और इनके वर्गीकरण का आधार है नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। टाइप ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार। केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पोषण, पोषण के आधार पर सजीव 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। तो इन तीनों कुंजी लक्षणों के आधार पर 3 जगतों की स्थापना की थी अर्नेस्ट हैकल द्वारा। 3 जगत स्थापित किए गए थे जिन्होंने प्रोटिस्टा जगत की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है कि प्रोटिस्टा जगत की स्थापना किसने की, तो हमारा आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा 3 जगत सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, तब भी हमारा आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत सिद्धांत दिया था और एक नई जगत की स्थापना की थी जिसका नाम था प्रोटिस्टा। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ऐसे सजीवों को रखा जो कि हमारे एक कोशिकीय होते हैं। यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय सजीवों को रखा गया है, चाहे भले ही वो स्वपोषी हो चाहे भले ही वो विषमपोषी हो। प्लांटी जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्युलर, और जितने भी हमारे बहुकोशिकीय सजीव हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय सजीव सारे के सारे हमेशा यूकैरियोटिक प्रकार के ही होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा बहुकोशिकीय पादप नहीं है जिसकी कोशिका में केंद्रक ना हो। तो अधिकांशतः सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है अपने पास कि एक कोशिकीय 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बट बहुकोशिकीय हमेशा यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, इनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो हमको इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने पास सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि यूनिसेलर 2 टाइप के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जबकि मल्टीसेलर केवल एक ही टाइप के हैं, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक टाइप के बहुकोशिकीय प्राणी नहीं होते हैं। तो इसके अंदर बहुकोशिकीय स्वपोषी सजीवों को रखा गया है, बहुकोशिकीय स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक सजीवों को इसके अंदर रखा गया है। तो हमारा कुंजी लक्षण है कोशिकाओं की संख्या और कोशिका के प्रकार के आधार पर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक और पोषण के आधार पर स्वपोषी सजीवों को प्लांटी जगत के अंदर रखा गया है। एनीमेलिया की बात करें तो एनीमेलिया के अंदर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक
बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक यानी कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी सजीवों को रखा गया है एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत। तो एनिमेलिया किंगडम में हमेशा बहुकोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में बात बताई थी। जहाँ पे बहुकोशिकीय शब्द आएगा उसके साथ हमेशा यूकैरियोटिक रहेगा, लेकिन जो हमारे एक कोशिकीय हैं उनमें प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो कि दूसरे सजीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम हिंदी में विषमपोषी के नाम से जानते हैं। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषियों को एनिमेलिया में, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक स्वपोषियों को प्लांटी में, और एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सजीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम इनके उदाहरणों की बात करें तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणुओं को प्रोटिस्टा जगत में रखा था। अर्नेस्ट हैकल यानी कि 3 जगत सिद्धांत के अनुसार बैक्टीरिया एक प्रकार के प्रोटिस्टा हैं। नील अरे सहवाल, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इनको भी प्रोटिस्टा जगत में रखा था। इसका तीसरा सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। इन्हें भी 3 जगत सिद्धांत के अनुसार प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। इसके बाद है हमारे पास प्रोटोजोआ। ये एक नई चीज़ यहाँ पे आई है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ हमारे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी सजीव होते हैं जिनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। यही एक कारण रहा था कि ये वर्गीकरण ज़्यादा लंबे समय तक चला नहीं, क्योंकि जीवाणु, नीलरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा तो हमारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, जबकि प्रोटोजोआ हमारे यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। इनको प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया है। इसके बाद अपने बचते हैं एल्गी यानी कि शैवालें, जिनको प्लांटी किंगडम के अंदर रखा गया है। फंजाई, जिन्हें प्लांटी किंगडम के अंदर रखा गया है। ब्रायोफाइटा पादप, जिन्हें हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं, इनको भी प्लांटी किंगडम के अंदर रखा गया है। उसके बाद है टेरिडोफाइटा, जो कि पहले स्थलीय पादप कहलाते हैं और ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक स्वपोषी प्रकार के होते हैं। उसके बाद है हमारे जिम्नोस्पर्म, जिन्हें हम अनावृत बीजीय पादपों के नाम से जानते हैं, यानी कि ऐसे पादप जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, अनावृत बीजीय पादप कहलाते हैं। ये भी हमारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक स्वपोषी प्रकार के होते हैं। उसके बाद है हमारे एंजियोस्पर्म, जिन्हें हम आवृत बीजीय धरती के सबसे विकसित पादप कहते हैं। ये भी आपके बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलर, यूकैरियोटिक यानी कि केंद्रक उपस्थित, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक प्रकार के पादप माने जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी कमी ये है कि ये जो फंजाई है, इन्हें विषमपोषी पादप कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। जबकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते तो अन्य दूसरे कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। अर्थात फंजाई आपकी सहजीवी और परजीवी प्रकार के पादप होते हैं। लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने इनको पादप होने की वजह से
कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इनको पादप जगत में रख दिया था, लेकिन पादप जगत के अंदर स्वपोषी पादपों को रखा गया है, जबकि फंजाई हमारा एक विषम पोषी पादप है। यही एक कारण रहा कि ये वर्गीकरण भी ज़्यादा लंबे समय चला नहीं, क्योंकि इसमें भी कई सारी कमियां नज़र आईं। इसके बाद हम बात करते हैं जगत एनीमेलिया की। तो दो जगत सिद्धांत के अनुसार एनीमेलिया जगत में बहुकोशिकीय विषमपोषी सजीवों को रखा गया है। तो बहुपोषी विषमपोषी सजीवों को रखा गया था, लेकिन दो जगत सिद्धांत में तो प्रोटोजोआ जो कि एक कोशिकीय थे उनको भी एनीमेलिया में शामिल किया गया था, लेकिन तीन जगत के अनुसार इसको एनीमेलिया जगत से उठा करके प्रोटिस्टा जगत में इसको स्थापित कर दिया गया है। तो तीन जगत सिद्धांत के अंतर्गत प्रोटोजोआ हमारा एक प्रोटिस्टा है, न कि एक एनीमेलिया है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास संघ पॉरीफेरा, जिन्हें हम स्पंज के नाम से जानते हैं। ब्लाइंड स्ट्रीट और डाइवर्सिटी भी इनको कहा जाता है, यानी कि जैव विविधता की अंधी गली भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये पहले बहुकोशिकीय प्राणी हैं जो कि जलीय आवासों में पाए जाते हैं। इनमें केवल दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें प्नेकोसाइट और कोएनोसाइट कोशिका के नाम से जाना जाता है। जब हम प्रोटोजोआ का पॉरीफेरा का आगे वर्गीकरण करेंगे तो उसके अंदर हम इनके लक्षणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पॉरीफेरा के बाद आते हैं हमारे सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के अंदर प्रवाल यानी कि कोरल यानी कि मूंगाओं को शामिल किया गया है। इनके अंदर जठर संवेदी गुहा पाई जाती है, जिसे हम सीलेंट्रॉन के नाम से कहते हैं, और इनका पुराना जो नाम है वो है नाइडेरिया, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नाइडेरिया यानी कि इनमें एक दंश कोशिका पाई जाती है, जिसे हम निमेटोब्लास्ट कोशिका के नाम से जानते हैं, जो कि शिकार पकड़ने में इनकी सहायता करती है। इनकी खास बात यह है कि ये कॉलोनियल होते हैं, यानी कि निवाही होते हैं, और इनकी कॉलोनी पॉलिप कहलाती है। तो पॉलिप मिलकर के कॉलोनी का निर्माण करते हैं। और सीलेंट्रेटा की खास बात यही है कि इनमें पॉलिप तथा मेडुसा पाए जाते हैं, तथा इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा आते हैं, जिन्हें हम कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास बैरोई, और इनके काफ़ी कम सदस्य होने की वजह से इनको माइनर फाइला में भी शामिल किया गया है। और इन दोनों के अंदर ही अर्य समिति पाई जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहूँगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन का विकास संघ सीलेंट्रेटा से प्रारंभ हुआ है, और नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र का विकास भी संघ सीलेंट्रेटा से ही प्रारंभ हुआ है। काफ़ी बार यहाँ से नीट और अलग दूसरे बड़े बड़े कंपटीशंस के लिए, जैसे कि लैब असिस्टेंट के लिए बात करें, या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बात करें, या यूपी पीजीटी के लिए बात करें, या जीआईसी के लिए बात करें, तो यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन ये बनता है कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि सीलेंट्रेटा को सीलेंट्रेटा क्यों कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सीलेंट्रेटा के सदस्यों को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मेडुसा और पॉलिप की उपस्थिति किस संघ की विशेषता है। तो ऐसे करके सीलेंट्रेटा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए सीलेंट्रेटा हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण संघ माना जाता है। उसके बाद आते हैं अपने प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिन्हें हम चपटे कृमि के नाम से जानते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थेस की खास बात यह है कि इसके अधिकांश सदस्य हमारे परजीवी रूप से पाए जाते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो कि स्वतंत्र जीवी प्रकार के होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एस्केहेल्मिन्थेस, जिन्हें हम राउंड वर्म या गोल कृमि के नाम से जानते हैं, और इनका पुराना नाम है निमेटोडा। तो निमेटोडा को एस्केहेल्मिन्थेस नाम दिया गया था, गोल कृमि नाम दिया गया था, इन्हें धागा कृमि भी कहा जाता है। और ये मानव सहित अन्य प्राणियों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये रोग कारक होते हैं। आपने एक बीमारी का नाम पढ़ा होगा जिसे हम हाथी पाँव कहते हैं।
तो उसका एक सदस्य है वोचिरिया ब्रैंकॉफ्टाई, जो कि एस्केलमंथी यानी कि गोलकृमि है, और ये गोलकृमि हमारे लसिका ऊतकों के अंदर परजीवी रूप से पाया जाता है। उसके बाद है अपने एनेलिडा, जिसमें केंचुआ, जोंक आदि जैसे सजीवों को रखा गया है, यानी कि ऐसे सजीव जिनका शरीर छल्लों रूपी संरचनाओं से मिलकर के बना हो, एनेलिडा कहलाते हैं। उसके बाद है अपने आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यानी कि जिनमें संधित पंख पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े बिच्छू वगैरह सारे इसी के अंदर रखे जाएंगे। उसके बाद है अपने मोलस्का, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल, इसके अंदर रखे जाते हैं। इस मोलस्का की खास बात यह है कि इसका कोई भी सदस्य मीठे पानी में नहीं मिलता, ये सभी समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनके कुछ प्राणी हैं जिन्हें हम घोंगे कहते हैं, वो ज़रूर आपके तालाब और नदी वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, नहीं बाकी अधिकांश सदस्य इसके समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उसके बाद है अपना इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब है जैसे कि स्टारफिश जैसे एग्जाम्पल, जो कि इनकी स्किन पर कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इनको इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। और इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सी आर्चिन इकाइनस, जिसके अंदर पहली बार अरस्तु ने निषेचन का अध्ययन किया था और बाद में फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से उनको जाना गया था। तो जंतुओं के अंदर पहली बार निषेचन सी आर्चिन के अंडों में किया गया था, जो कि इकाइनोडर्मेटा के सदस्य हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के अंदर समस्त मानव स्तनधारियों तक इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, और सारे के सारे हमारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी प्रकार के सजीव होते हैं। तो ये वो एक सामान्य सा परिचय जो कि क्वेश्चन पेपर में आने लायक होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी बेस पर पूछे जाते हैं कि 3 जगत सिद्धांत किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी कि प्रोटिस्टा जगत की स्थापना किसने की, प्रोटिस्टा जगत की विशेषता क्या हैं। लेकिन इस वर्गीकरण में कई सारी कमियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटोजोआ हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, जबकि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा हमेशा प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था टाइप ऑफ सेल के बेस पर इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर्स को, प्रोटिस्टा दोनों को प्रोटिस्टा जगत के अंदर रख दिया था। लेकिन ये वर्गीकरण ज़्यादा लंबे समय चला नहीं, क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर्स को दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एक कमी ये भी है कि फंजाई आपके विषमपोषी पादप होते हैं, जबकि पादप जगत के अंदर हमेशा स्वपोषियों को रखा जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर विषमपोषी पादप को भी शामिल कर लिया गया है। इसलिए वर्गीकरण ज़्यादा लंबे चला नहीं। और उसके बाद दिया गया था अपना 4 जगत सिद्धांत। तो अब बात करते हैं हम 4 जगत सिद्धांत के बारे में। हमेशा याद रखना कि 3 जगत सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया है और 2 जगत सिद्धांत कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया है। और 2 जगत सिद्धांत में प्लांटी और एनिमिलिया, 3 जगत सिद्धांत में प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रोटिस्टा जगत की स्थापना किसने की? तो प्रोटिस्टा जगत की स्थापना आपकी अर्नेस्ट हैकल ने की थी। जब ये सिद्धांत ज़्यादा लंबे समय चला नहीं, तो सीधी सी बात है अगला जो सिद्धांत आता है हमारा, वो है हमारा 4 जगत सिद्धांत। तो 3 जगत को हमने 4 जगत सिद्धांतों में बदल दिया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉपलैंड। क्या नाम था? कॉपलैंड। कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने एक नए चौथे जगत की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी पादपों को रखा गया। जब इन्होंने देखा कि फंजाई हमारे विषमपोषी पादप हैं, जिनको अर्नेस्ट हैकल ने अपने प्लांटी जगत के अंतर्गत और कैरोलस लीनियस ने भी उनको प्लांटी जगत के अंदर रखा था, लेकिन प्लांटी जगत की विशेषता है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण होने के साथ साथ कि प्रकाश संश्लेषण केवल बहुकोशिकीय स्वपोषी पादपों में होता है,
जबकि इन्होंने फंजाई को भी इसी के अंदर शामिल कर लिया था। तो 4 जगत सिद्धांत के आधार पर सबसे पहला जो जगत बनाया गया था वो था प्रोटिस्टा। दूसरा जगत बनाया गया माइकोटा। तीसरा जगत बनाया गया प्लांटी। और चौथा जगत बनाया गया हमारा एनीमेलिया। इनके जो वर्गीकरण का आधार है वो है कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार, टाइप ऑफ सेल, और पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो इन 3 कुंजी लक्षणों के आधार पे कॉपलैंड ने 4 जगतों की स्थापना की थी, जिन्हें बाद में 4 किंगडम कॉन्सेप्ट कहा गया। कॉपलैंड ने क्या किया, समस्त एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा। तो इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया, यूनी सेल्यूलर यानी कि एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सजीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखा गया। माइकोटा के अंतर्गत बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक यानी कि कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक उपस्थित तथा हेटेरोट्रॉफिक विषमपोषी पादपों को शामिल किया गया। ये एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि इसमें विषमपोषी पादप रखे गए हैं। तो माइकोटा जगत की स्थापना किसने की, कॉपलैंड ने। और पादपों से फंजाई यानी कि माइकोटा को अलग करके एक अलग से जगत के अंदर उनको दर्जा दिया गया है, क्योंकि उनकी खास बात ये थी कि ये पादप तो हैं लेकिन विषमपोषी प्रकार के पादप होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। प्लांटी जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, स्वपोषी सजीवों को रखा गया है। तो प्लांटी की विशेषता ये है कि इनमें मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक यानी कि कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक पादपों को शामिल किया गया है। तो हम देख सकते हैं एक तरफ तो हैं हमारे विषमपोषी पादप और दूसरी तरफ है हमारे स्वपोषी पादप। तो पोषण के आधार पे माइकोटा को प्लांटी जगत से अलग किया गया है और एक नए जगत का दर्जा दिया गया है। तो आज फफूंदी यानी कि फंजाई यानी कि कवकों के लिए एक अलग से जगत की स्थापना की गई है, जिसकी स्थापना कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसके अंतर्गत केवल विषमपोषी पादप यानी कि कवकों को रखा गया है। एनीमेलिया किंगडम की खास बात यह है कि जितने भी एनीमेलिया हैं वो सारे के सारे बहुकोशिकीय हैं यानी कि मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, और जितने भी बहुकोशिकीय वो सारे के सारे यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं यानी कि इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं यानी कि विषमपोषी प्रकार के होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स को इसके अंदर रखा गया है, विषमपोषी जंतुओं को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो प्रोटिस्टा जगत का सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास बैक्टीरिया, जीवाणु,
एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि BGA नील हरे शैवालें, माइकोप्लाज्मा, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका PPLO आदि को इसके अंदर शामिल किया गया है। प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। तो ये 4 उदाहरणों को प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया गया है 4 जगत सिद्धांत के अनुसार। माइकोटा का सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास फंजाई यानी कि कवक, यानी कि बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक विषमपोषी पादपों को इसके अंतर्गत रखा गया है। प्लांटी के अंदर ऐसे पादप रखे गए हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कि एल्गी, शैवालें, ब्रायोफाइटा, उभयचर पादप, टेरिडोफाइटा, फर्स्ट स्थलीय पादप, जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजीय पादप एंड एंजियोस्पर्म धरती के सबसे विकसित आवृत बीजीय पादप आदि पादपों को इसके अंदर शामिल किया गया है। और ये सारे के सारे पादप प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और यूकेरियोटिक प्रकार के होते हैं। तो इनसे संबंधित कोई भी एग्जाम्पल पूछे, अपना आंसर होगा प्लांटी। अगली बात करते हैं एनिमेलिया के बारे में। तो एनिमेलिया के अंतर्गत वही सारे एनिमल शामिल किए गए हैं, यानी कि पॉरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे संघों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जितने भी हैं सारे के सारे बहुकोशिकीय हैं, यूकेरियोटिक हैं और विषमपोषी प्रकार के होते हैं। तो ये है आपका 4 जगत सिद्धांत। इसमें भी लेकिन बहुत सारी कमियां हैं। अभी सबसे बड़ी कमी तो ये है कि ये तीनों तो हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, ये तीनों तो हमारे प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ हमारा यूकेरियोटिक प्रकार का होता है। इसीलिए ये वर्गीकरण भी ज़्यादा लंबे समय चला नहीं और आगे चल के एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर जिन्होंने 5 जगतों की स्थापना की थी और यही वर्गीकरण हमारा सर्वमान्य जगत सिद्धांत माना जाता है। और 5 जगत सिद्धांत के अनुसार समस्त सजीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। तो R.H. व्हिटेकर ने नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या, टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार एंड न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर 5 जगतों की स्थापना की थी। तो इनमें सबसे पहला जो जगत है वो है हमारा, तो R.H. व्हिटेकर ने कोशिकाओं की संख्या, कोशिका का प्रकार और पोषण के आधार पर निम्न 5 जगतों की स्थापना की थी। नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसके वर्गीकरण का पहला कुंजी लक्षण है हमारा नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या। दूसरा कुंजी लक्षण है हमारा टाइप ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार, प्रोकैरियोटिक अथवा यूकेरियोटिक। और तीसरा कुंजी लक्षण है हमारा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। के आधार पर इन्होंने 5 जगतों की स्थापना की जिन्हें हम बोलते हैं 5 किंगडम्स।
5 जगत, 5 किंगडम्स। तो सबसे पहला जो जगत है वो है हमारा मोनेरा। तो R.H. व्हिटेकर ने एक नए जगत की स्थापना की जिसका नाम था मोनेरा। दूसरा था हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा है अपना माइकोटा या फंजाई, अगला है अपना प्लांटी, और उससे अगला है अपना एनिमेलिया। तो इधर ध्यान से सीखें, ये वर्गीकरण सर्वमान्य वर्गीकरण माना गया है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाएगा। और बात करते हैं मोनेरा जगत की। मोनेरा जगत की विशेषता ये है कि इनमें एक कोशिकीय यूनिसेलुलर तथा प्रोकैरियोटिक सजीवों को रखा गया है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सजीवों को इसके अंतर्गत रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समस्त एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक यानी कि जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया था उन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है, जबकि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सजीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। माइकोटा जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय मल्टी सेल्युलर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी पादप हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स पादपों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। प्लांटी किंगडम के अंतर्गत बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक पादपों को शामिल किया गया है। पादपों को शामिल किया गया है। एनीमिलिया की बात करें तो एनीमिलिया के अंतर्गत बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से 5 जगतों की स्थापना की गई। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, फंजाई के अंतर्गत बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी पादप, प्लांटी के अंतर्गत बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक स्वपोषी पादप, एनीमिलिया के अंतर्गत बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी जंतुओं को शामिल किया गया है। तो सीधी सी बात है, प्लांटी यानी कि पादप जगत के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं, लेकिन फंजाई में प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाए जाते, इसलिए विषमपोषी पादप हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो विषमपोषी पादपों का सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास फंजाई यानी कि माइकोटा। अब इनके उदाहरणों की बात करें तो मोनेरा जगत का सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास बैक्टीरिया, जीवाणु। दूसरा उदाहरण है हमारे पास नील हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम PPLO के नाम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तीसरा उदाहरण है हमारे पास
माइकोप्लाज्मा यानी कि PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये 3 उदाहरण हैं जिनको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीवों को रखा गया है और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स आदि हमारे प्रोटोजोआ हैं। इनकी खास बात यह है कि ये स्वच्छ जलीय आवास में पाए जाते हैं और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकार के सजीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं माइकोटा। माइकोटा जगत की स्थापना कॉपलैंड ने की थी और इन्हें हम फंजाई जगत के नाम से भी जानते हैं। और इनकी खास बात है कि इसमें बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी पादपों को शामिल किया गया है, यानी कि इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास कवक यानी कि फंजाई। अगली बात करते हैं प्लांटी की। और प्लांटी जगत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, ये यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, यानी कि ये बहुकोशिकीय हैं। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अतः ये स्वपोषी प्रकार के पादप हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके पास एल्गी यानी कि शैवालें। दूसरा उदाहरण है हमारे पास ब्रायोफाइटा यानी कि उभयचर पादप। उसके बाद है हमारे टेरिडोफाइटा यानी कि प्रथम स्थलीय पादप कहलाते हैं ये। उसके बाद है हमारे जिम्नोस्पर्म जिन्हें हम अनावृत बीजीय पादप कहते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म जिन्हें हम आवृत बीजीय पादप कहते हैं। तो इन सारे पांचों प्रकार के पादपों को प्लांटी जगत के अंतर्गत रखा गया है। इन सब में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, सभी बहुकोशिकीय हैं और इनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अब बात करते हैं जगत एनीमिलिया की। जगत एनीमिलिया के अंतर्गत अभी हमने एक लिस्ट बनाई है। तो सीधी सी बात है, पॉरीफेरा से लेकर के स्तनधारियों तक, पॉरीफेरा यानी कि स्पंज से लेकर के मैमेलिया यानी कि स्तनधारियों तक समस्त जंतुओं को एनीमिलिया जगत के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये सभी बहुकोशिकीय, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक, विषमपोषी यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते और दूसरे सजीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये है आपका 5 जगत सिद्धांत। और इससे आगे हम सीधे पढ़ाई करेंगे जूलॉजी के अंतर्गत। सबसे पहली बात करेंगे हम प्रोटिस्टा की और एक बात करेंगे हम एनीमिलिया की। तो इन 2 जगतों को हम अगली नई वीडियो में फिर से पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में या अपनी किसी भी वीडियो के अंदर आपको वीडियो बता दी जाएगी कि इसके अंदर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम उसका आंसर आपको अलग से कमेंट में आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।